हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले एक नए चैप्टर की और वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो कि बेस्ड होगा 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के ऊपर। तो ये चैप्टर 2 वीडियो के अंदर समअप होगा। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी और क्वान्टिटी वाइज। तो आइए शुरू करते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है और फूड ऐसा होना चाहिए जो सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवा सके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, जो कि बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। हमारा फूड मेजरली प्लांट और एनिमल सोर्सेज से आता है और कई सारी रिसर्च चल रही है कि कैसे फूड को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन आखिरकार फूड को इम्प्रूव करना ही क्यों? तो इंडिया एक बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री है और लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पे फार्मिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी फूड की कमी है। इंडिया के अंदर 2 रेवोल्यूशन भी आए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन और डेयरी के लिए वाइट रेवोल्यूशन। लेकिन इन रेवोल्यूशंस के अंदर ये देखा गया कि कई ज़्यादा बड़े पैमाने पे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन हुआ। तो इंडिया को एक सस्टेनेबल फूड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हो फूड की, लेकिन साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ना हो। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमें दोनों ही तरफ देखना होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर भी और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इम्प्रूवमेंट इन फूड यील्ड को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री को स्टडी करेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड से। तो हमारे फूड के लिए हम कई सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सीरियल्स, जिसके अंदर आते हैं वीट, राइस, मेज, मिलेट एंड सोरगम, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं। देन पल्सेस, जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, और उनके एग्जांपल है ग्राम चना, पी यानी कि मटर, देन ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, देन ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, देन पिजन पी यानी कि अरहर, देन लेंटिल यानी कि मूंग। देन ऑयल सीड्स, जो हमें ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं, नेसेसरी फैट की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो उन्हें प्रोवाइड करवाने वाले सीड्स हैं सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमे, कैस्टर, मस्टर्ड, फ्लैक्सीड जिसे हम लेंसीड भी बोलते हैं, और सनफ्लावर सीड्स। ये हमें नेसेसरी फैट प्रोवाइड करवाते हैं। देन वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वेजिटेबल्स और मसाले और कुछ फल आदि हमें ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके अलावा कुछ फोडर क्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि वो क्रॉप्स जो एनिमल्स खाते हैं, तो हमें उन क्रॉप्स को भी उगाना होता है फील्ड के अंदर। तो उनके एग्जांपल है बरसीम, ओट एंड सुडैन ग्रास। इन्हें भी इंसानों को उगाना पड़ता है खेत के अंदर, ताकि वो लाइफ स्टॉक हो, यानी कि एनिमल्स को खिला सके और उनके अंदर से मिल्क या एग या फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम ले सकते हैं एनिमल्स के अंदर से। तो हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुछ क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर, किसी की लो टेम्परेचर, किसी की रिक्वायरमेंट होती है हैवी रेन, किसी की रिक्वायरमेंट होती है लेस रेन। देन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। तो वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन के अंदर ग्रो करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, उन्हें हम बोलेंगे खारिफ क्रॉप। उसके एग्जाम्पल है पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। और उसके अलावा ऐसे क्रॉप्स जो विंटर के अंदर ग्रो करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल, उन्हें हम बोलेंगे रैबी क्रॉप्स। और उसके एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, जिसे हम फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। Then in India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010, with only 25% increase in the cultivable land area. तो इंडिया के अंदर 1952 से लेकर 2010 तक 4 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर के अंदर, और वो भी सिर्फ 25% लैंड एरिया इंक्रीज होने से। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हुआ? अगर हम इसे डिटेल में स्टडी करें तो हमारे सामने 3 पॉइंट्स आते हैं, और वो है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट यानी कि जो भी हम क्रॉप फील्ड के अंदर लगा रहे हैं उसकी वेराइटी अच्छी होनी चाहिए। देन उसका जो प्रोडक्शन है वो भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है उसको हमें अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, ताकि कोई भी उसके अंदर बैक्टीरिया या फिर कोई भी तरह की डिसीज़ ना लग जाए। तो आइए हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप की जो वेराइटी है उसे हम कैसे इंप्रूव करें।
फॉर अ गुड वेराइटी ऑफ ईल्ड वी नीड टू फर्स्ट फाइंड गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा क्वालिटी वाला क्रॉप चाहिए होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप आर डिसीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई ईल्ड। तो एक अच्छे क्वालिटी वाला क्रॉप हम किसे बोलेंगे? जिसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंट हो, यानी कि उस क्रॉप के अंदर कम से कम डिसीज हो। देन रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, हम जो भी फर्टिलाइजर्स फील्ड के अंदर देते हैं, अगर वो फर्टिलाइजर क्रॉप एब्जॉर्ब ही ना कर पाए तो उस फर्टिलाइजर को देने का कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसा क्रॉप जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब कर सके फील्ड के अंदर से, वो एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉप माना जाता है। उसके बाद वो क्रॉप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी प्रोडक्शन देना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उसे एक अच्छे क्वालिटी वाला क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप वेराइटीज और स्ट्रेन हैविंग सच क्वालिटी आर सिलेक्टेड बाय क्रॉस ब्रीडिंग। ऐसे अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ अगर हमें क्रॉप के अंदर चाहिए होती है तो हम उसे क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक क्रॉप के अंदर। यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब दो क्रॉप्स होते हैं, दोनों क्रॉप्स के अंदर एक एक अच्छी क्वालिटीज़ होती है, तो उन दोनों ही एक एक अच्छी क्वालिटीज़ को हमें मर्ज करके किसी एक प्लांट के अंदर लाना हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग को सिंपल भाषा में मिक्सिंग भी बोलते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक का मिक्स करना एक के अंदर। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीड करने के लिए दो तरीके होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टर्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन ट्रांसफर। तो क्रॉस ब्रीडिंग जब हम करते हैं तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा जीन ट्रांसफर के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization, it is the process of crossing plants with different genetic composition to create superior offspring। तो जब हम दो अच्छे प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं और उन दोनों ही प्लांट्स के अंदर कोई एक एक क्वालिटी अच्छी होगी, तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर वो दोनों प्लांट्स के अच्छी अच्छी क्वालिटी एक के अंदर आ जाएंगी, यानी कि दोनों ही क्वालिटी एक के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसके अंदर आप देखोगे कि जो येलो कैप्सिकम है वो बड़ा है, यानी कि वो गुड लुकिंग है, और दूसरी तरफ जो रेड कैप्सिकम है वो छोटा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है कि वो रेड कलर का है। अब हमें एक ऐसा हाइब्रिड क्रॉप चाहिए, एक ऐसा कैप्सिकम चाहिए जिसके अंदर उसका जो लुक है वो भी अच्छा हो और साथ ही साथ वो रेड कलर का भी दिखता हो। तो इन दोनों क्वालिटीज़ को मिक्स करने के लिए हम लोग हाइब्रिड बना रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर से आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, इसका एंथर लेके इसके गाइनोशियम के अंदर आप डालोगे तो जो नया हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वो रेड कलर का होगा और वो बड़ा होगा, यानी कि गुड लुकिंग होगा। तो इस तरीके से हमें क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉप मिलता है। देन हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा क्वांटिटी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि इस प्लांट के अंदर ऊपर सिर्फ फ्लावर लग रहे हैं और इस प्लांट के अंदर सिर्फ नीचे की तरफ प्लांट लग रहे हैं। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, क्रॉस ब्रीड कर दें, तो जो नया वेराइटी प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर दोनों जगह पे क्रॉप लगेंगे। एक तो ऊपर की तरफ भी क्रॉप लगेंगे, सॉरी, दोनों जगह पे फ्लावर लगेंगे, ऊपर की तरफ भी फ्लावर लगेंगे और नीचे की तरफ भी फ्लावर लगेंगे। तो इस वजह से हमारे जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है हाइब्रिडाइजेशन का। देन हाइब्रिडाइजेशन ग्राफ्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें नीचे वाला प्लांट किसी और प्लांट का होगा और ऊपर वाला पार्ट किसी और प्लांट का होगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनके अंदर से जो फ्रूट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर इन दोनों ही प्लांट्स की क्वालिटीज़ होंगी। Then this crossing may be intervarietal between different varieties, interspecific between two different species of the same genus, intergeneric between different genera। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए मैं आपको एनिमल्स के एग्जांपल दूंगा। इंटरवेराइटल, यानी कि अगर हम लायन का एग्जांपल लें तो दो अच्छी क्वालिटीज़ के लायन को अगर हम मिक्स करें तो उसके अंदर से जो ऑस्प्रिन प्रोड्यूस होगा नया, वो उसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी होगी, इन दोनों लायन से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे दोनों ही लायन सेम स्पीशीज़ है, अब ये सिर्फ वेराइटी के अंदर अलग है, इसके लिए इनको बोलेंगे इंटर वेराइटल। देन इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक के अंदर स्पीशीज़ अलग अलग होगी लेकिन जेनेरा सेम होगा। यहाँ पे मैं आपको टाइगर और लायन का एग्जांपल दूंगा। टाइगर और लायन दोनों ही सेम जेनेरा से बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी स्पीशीज़ अलग होती है। उनके जेनेरे का नाम होता है पैंथेरा। तो जब अगर हम लायन और टाइगर को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से जो ऑस्प्रिंग बनता है उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती है, लायन की भी और टाइगर की भी। तो ये एक एग्जांपल हुआ इंटर स्पेसिफिक का। देन इंटरजेनेरिक, इंटरजेनेरिक यानी कि इसके अंदर जेनेरा ही डिफरेंट होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, हॉर्स और डोंकी का मिक्स, यानी कि जो खच्चर प्रोड्यूस होता है वो
इंटरजेनेरिक होता है, उन दोनों का जेनेरा ही पूरा डिफरेंट होता है। तो ऐसे क्रॉस ब्रीड को हम बोलेंगे इंटरजेनेरिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 3 तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज जीन ट्रांसफर। ये एक दूसरा तरीका है ये एक दूसरा तरीका है क्रॉस ब्रीड करवाने का। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जीन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन प्लांट सेल थ्रू जेनेटिक टेक्निक्स। तो ये जो जीन ट्रांसफर वाली टेक्निक है, ये सिर्फ और सिर्फ लैब एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि 2 प्लांट के सेल्स हैं, एक प्लांट का जो डीएनए है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए का छोटा सा टुकड़ा लेके हम दूसरे प्लांट के डीएनए के अंदर डाल दें, तो ये जो नया सेल प्रोड्यूस होगा इसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ होंगे और इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड। तो इस तरीके ये 2 तरीके जिससे हम क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं और क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं क्रॉप की। देन नेक्स्ट, for new varieties of crop to be accepted, it is necessary that the variety produce high yield under different conditions that are found in different areas। तो जो हम अच्छी क्वालिटी का क्रॉप बोल रहे हैं, उस क्रॉप का एक्सेप्टेंस तभी होगा जब उस क्रॉप से ज़्यादा ईल्ड मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और वो क्रॉप ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ग्रो कर सके, चाहे वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती हो, चाहे वहाँ पे कम रेनफॉल होती हो, चाहे वो जगह सैंडी हो या फिर वो जगह एलुवियल हो या फिर कोई भी तरीके का सैंड हो वहाँ पे, या फिर कोई भी तरीके की रेती हो, वहाँ पे वो ग्रो करना चाहिए। तो तभी उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी एक नई वेराइटी को। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट आर डन। कुछ ऐसे फैक्टर्स है या फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसके लिए क्रॉस ब्रीड करवाए जाते हैं। तो जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती है यहाँ पे लिस्ट डाउन की जा रही है कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमें क्रॉप के अंदर चाहिए होती है। तो फर्स्ट इज हायर ईल्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर हेक्टर। तो एक क्रॉप ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा ईल्ड मिले, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर के अंदर। देन दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। Baking qualities is improved in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds and preserving quality in food and vegetables। तो हर क्रॉप के लिए क्वालिटी अलग अलग तरीके से नापी जाती है। जैसे कि सीरियल्स, तो सीरियल्स के अंदर वो देखा जाता है कि उनकी जो कुकिंग करने के बाद वो कैसे कुक होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से कुक होते हैं या फिर नहीं, तो उनकी क्वालिटी कुकिंग के ऊपर डिसाइड की जाती है। पल्सेस की क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड की जाती है। अगर प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होती है तो मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉप है। देन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ये देखा जाता है कि वो कितने लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं, यानी कि कितने लंबे टाइम तक वो बिना बिगड़े रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो टमाटोज आपने देखा होगा कि जो पहले जो टमाटोज आते थे वो 2-3 दिन के अंदर ही सड़ जाते थे, लेकिन अभी जो टमाटोज आ रहे हैं वो 7-8 दिन तक भी फ्रेश रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू क्रॉप के अंदर वैरायटी इंप्रूव की जा रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव किए जा रहे हैं। देन बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस under different situation। Varieties resistant to this stress can improve crop production। तो ऐसे क्रॉप होने चाहिए जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके। बायोटिक स्ट्रेस यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, फंगल, इनका इन्फेक्शन ना होने, और साथ ही साथ एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। तो ठंड हो, गर्मी हो, ज़्यादा बारिश हो, इन सभी से वो अपने आप को बचा सके, ऐसा अगर क्रॉप होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का क्रॉप माना जाएगा। देन change in maturity duration। The shorter the duration of the crop for sowing to harvest, the more economical is the variety। Such short duration allows farmer to grow multiple round of crop in year। Short duration also reduce the cost of crop production। तो ऐसा क्रॉप होना चाहिए जिसकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाए, यानी कि सो करने से लेके हार्वेस्ट तक उसको कम से कम टाइम लगे। तो इस वजह से फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। पूरे साल के अंदर अगर 3 क्रॉप्स लग पा रहे हैं, लेकिन अगर क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव की जाए तो साल के अंदर हो सकता है 4 बार क्रॉप्स लगा जा सकते हैं। तो इससे कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, तो जिससे फार्मर को ज़्यादा मुनाफा होता है। देन वाइडर adaptability। Developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental conditions।
वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। तो क्रॉप की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सके, चाहे वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो, चाहे ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो, रेनफॉल हो, सैलिनिटी हो, किसी भी चीज़ को वो विस्टैंड कर सके और वो ग्रो कर सके वहाँ पे, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉप माना जाता है। देन डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलनेस and profuse branching are desirable character for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals so that less nutrients are consumed by these crops. Thus, developing varieties of desired agronomic characters helps giving higher productivity. तो यहाँ पे प्लांट की फिजिकल कंडीशंस कैसी है उसके ऊपर भी क्रॉप की वैरायटी डिसाइड की जाती है। जो फोडर क्रॉप्स होते हैं यानी कि वो क्रॉप्स जो एनिमल्स को खिलाने के लिए काम आते हैं, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो टॉल होने चाहिए और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर लीव्स ज़्यादा है। और अगर दूसरी तरफ देखें, जो एनिमल्स जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर हाइट कम होनी चाहिए। अगर हाइट कम होगी तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। अगर हम चना उगा रहे हैं तो चने की अगर हाइट बहुत छोटी होगी और उसके ऊपर जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है प्लांट को, वो सारा न्यूट्रिएंट चने को मिल रहा है, तो उस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी भी इंक्रीज। देन नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो हमने अच्छी क्वालिटी का क्रॉप तो लगा दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि तीन और चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉप पैटर्निंग। तो ये तीन तरीके जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेल बींग, plants also require nutrient for growth. Nutrients are supplied to plants by air, water and soil. तो जैसे हम इंसानों को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसी तरीके से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को तीन जगह से मिल सकते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो एयर से उन्हें मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से उन्हें मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और सॉइल से उनको बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। मैक्रो यानी कि ज़्यादा और माइक्रो यानी कि कम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। Deficiency of these nutrients affects physiological processes in plants including reproduction, growth and susceptibility to diseases. To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. तो अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो प्लांट के अंदर कई सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जैसे कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, फिर उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होती है, हो सकता है कि उनके अंदर फ्लावर का डेवलपमेंट ना हो जिस वजह से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो। देन बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो एक अच्छे प्लांट के लिए तो एक अच्छे प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकें। और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड दो तरीके से हम करवा सकते हैं, एक है मैन्योर और एक फर्टिलाइज़र। तो देखते हैं मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है। एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि जो भी गोबर होता है एनिमल्स का वो, प्लस जो भी प्लांट वेस्ट होता है, सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, वो सब, उन सबको मिक्स करके मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर contains large quantity of organic matter and also supplies small quantity of nutrients to the soil. तो मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है और साथ ही साथ वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं सॉइल को। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैन्योर की वजह से हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर क्रॉप्स को उगाने की कैपेबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। Bulk of organic matter in manure helps in improving soil structure. This improves increasing the this involves increasing the water holding capacity in sandy soil. तो जो मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है बेसिकली वो क्या करता है कि वो सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो जैसे ही आप पानी डालोगे सॉइल के अंदर वैसे ही वो पानी नीचे चला जाएगा और प्लांट्स को वो पानी नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी है कि
तो ज़रूरी है कि सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, जिस वजह से वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक और वो पानी प्लांट को दे सकते हैं। देन इन यूजिंग मैनवर वी आर biological in using manure we use biological waste materials which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers। तो मैन्योर का यूज़ करना एक एडवांटेजेस ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे मैन्योर की जगह पे तो लंबे टाइम के बाद हमारे जो सॉइल की क्वालिटी है और उसकी फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी और केमिकल्स की वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। और मैन्योर का यूज़ करने से दूसरा एक फ़ायदा है कि जो भी वेस्ट निकल रहा है फार्म के अंदर से, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट है, वो भी यूज़ किया जा रहा है मैन्योर बनाने के अंदर और वो फिर क्रॉप को ग्रो करने के लिए काम आ रहे हैं। देन बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज मैन्योर आर कैन बी क्लासिफाइड एज कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तो मैन्योर बनाने की टेक्निक के ऊपर हम मैन्योर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैन्योर होता है कंपोस्ट जिसे हम बोलते हैं, देन दूसरा वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट यानी कि द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल्स लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, काउ डंग, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, straw, eradicated weed, etc. is decomposed in pit इज़ नोन एज कंपोस्टिंग। यानी कि जो भी फील्ड के अंदर से वेस्ट निकल रहा है, फार्म के अंदर से वेस्ट निकल रहा है, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा यानी कि जो गोबर है, देन वेजिटेबल्स की जो पील है, देन एनिमल जो चारा खाना छोड़ देते हैं, उस चारे को सबको मिला के हम एक खड्डे के अंदर डाल देते हैं और 30 से 40 दिन के बाद उसके अंदर से कॉम्पोस्ट तैयार होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉम्पोस्ट प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, 30 से 40 दिन लगते हैं। तो उसे हम बोलेंगे कंपोस्ट और वो ब्लैक कलर का दिखता है। यहाँ पे फिगर के अंदर आप देख सकते हो। देन वर्मी कंपोस्ट, तो जो कंपोस्ट अर्थवर्म से बनाया जाता है उसे हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। देन ग्रीन मैन्योर, प्रायर टू सोविंग ऑफ crop seeds some plants like sun hemp or gore are grown and then mulched by plowing them into soil. This green plant does turn into green manure which helps in enriching the soil इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो एक ग्रीन मैन्योर भी होता है। ग्रीन मैन्योर बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो एक्चुअल क्रॉप से पहले उगाए जाते हैं और जैसे वो क्रॉप्स थोड़े बड़े हो जाएं उनके ऊपर प्लॉइंग कर दी जाती है। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि ट्रैक्टर की मदद से उनके ऊपर प्लॉइंग की जा रही है। तो प्लॉइंग करने के बाद ये जो लीव्स है या फिर ये जो छोटे छोटे पौधे ये फील्ड के अंदर ही रहते हैं और वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। बेसिकली वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम इन सब का एनरिचमेंट करता है सॉइल के अंदर। तो ये ग्रीन मैन्योर होता है। देन कम्स फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इट सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड गिव हायर यील्ड। तो फर्टिलाइजर्स केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कंपनीज के अंदर बनाए जा रहे हैं और वो फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करने के लिए। Continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by fertilizer used। अगर हम लगातार फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और स्पेसिफिकली सॉइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो हम ऐड कर ही नहीं रहे हैं जो कि हम मैन्योर के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो जिस वजह से ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेनिश नहीं होता है और साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर वो भी मर जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये केमिकल फर्टिलाइजर एज ए पॉइजन होते हैं। तो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production। अगर हम लंबे समय तक फार्मिंग की बात करें तो जो मैन्योर का यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए वो तरीका सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैन्योर से ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ओवर द टाइम यूज़ करने से फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन मैन्योर का अगर आप यूज़ करोगे तो ओवर द टाइम सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। और फर्टिलाइजर्स की कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी, देन एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड डीएपी यानी डाई अमीनो फॉस्फेट।
Organic farming is a farming system with minimal or no use of chemical as fertilizers, herbicides, pesticides, etc., and with a maximum input of organic manure, recycled farm waste, straw and livestock excreta. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं तो उसके अंदर हमें फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ नहीं करना होता है, और यहाँ पे फार्म का जो वेस्ट है वो भी रिसाइकल हो रहा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है अगर हम मैन्योर का इस्तेमाल करें फार्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। देन यूज़ ऑफ बायो एजेंट सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन algae इज प्रिपरेशन ऑफ बायो fertilizers, neem or turmeric leaves specifically in grain storage एज बायोपेस्ट। तो बायो फर्टिलाइजर्स का भी हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, और बायो फर्टिलाइजर्स ब्लू ग्रीन algae से बनते हैं। और जब हम ग्रेन को स्टोर करते हैं तो केमिकल्स का यूज़ करने के बजाय अगर हम नीम और टर्मरिक की लीफ का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि वहाँ पे उनका यूज़ करने से भी जो भी ग्रेन के अंदर पेस्ट या फिर डिसीजेस होने वाली होती है वो नहीं होगी। तो ये ऑर्गेनिक तरीका भी हम अपना सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। और अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइज़र ह्यूमन बॉडी के लिए भी डेंजरस होता है, क्योंकि ओवर द टाइम अगर हम फर्टिलाइज़र वाला फूड खाते हैं तो हमारी हेल्थ को भी वो नुकसान पहुंचाता है। देन इरिगेशन, द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्रोडक्शन इज़ इरिगेशन। अगर इरिगेशन प्रॉपरली नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, और इंडिया के अंदर ज़्यादातर इरिगेशन रेन से होता है। अगर हम रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए तो वो बहुत ही रिस्की होगा। तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम काफ़ी सारे अलग अलग तरीके का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि वेल्स, डग वेल, ट्यूब वेल, देन कैनाल एंड रिवर एंड स्टोरेज टैंक्स। तो इन सब का यूज़ करके हम इरिगेशन को बेहतर कर सकते हैं। देन अभी एक नए नए स्टेम्स लिए जा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्ट को लेकर। अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा इरिगेशन के लिए। तो रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए चेक डैम्स बनाए जाते हैं। चेक डैम्स का दो बेनिफिट है। एक तो अगर चेक डैम हम बनाएंगे तो सॉइल इरोशन रोक सकते हैं। सॉइल इरोशन यानी कि जब ज़्यादा पानी आता है फील्ड के अंदर तो वो पानी अपने साथ सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर को आगे ले जाता है, जिस वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है फील्ड के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोशन। तो अगर हम चेक डैम बना देंगे तो पानी फ्लो होकर फील्ड के अंदर नहीं आएगा, और साथ ही साथ चेक डैम्स पानी को भी स्टोर करता है। तो चेक डैम एक बेहतर तरीका है जिससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं और इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो कैनाल बनी हुई है फील्ड के बाजू में, यहाँ से पानी लेके और फील्ड के अंदर इरिगेशन किया जाता है इस तरीके से। देन क्रॉप पैटर्न, ये तीसरा तरीका है जिसके मदद से हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्रॉप पैटर्न बेसिकली एक तरीका होता है जिससे हम क्रॉप को किसी पर्टिकुलर तरीके से उगाते हैं जिससे प्रोडक्शन हाई हो सकता है। अब क्रॉप पैटर्निंग दो तरीके के होते हैं, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. A few rows of one crop alternate with a few rows of second crop for maximum. For example, सोयाबीन प्लस मेज़ और फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा प्लस काउ बी। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर बेसिकली हम लोग दो क्रॉप को एक साथ उगा रहे हैं। अगर हम दो क्रॉप को उगा रहे हैं तो हमें डबल फ़ायदा होगा। पूरे फील्ड के अंदर हम देखें तो क्रॉप को इस तरीके से लगाया जाता है कि दो रो एक क्रॉप के, उसके बाद दूसरे दो रो किसी और क्रॉप के, और वापस वो सेम क्रॉप रिपीट होगा। तो सिर्फ दो क्रॉप्स को हमें यहाँ पे लगाना होता है अल्टरनेटली। तो यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग के दो फायदे भी हैं। एक फ़ायदा ये कि वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। जो भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं उन प्लांट को हमें ध्यान में रखना है कि दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, ताकि वो दोनों न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन ना करें। तो इस वजह से सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। और दूसरा एक फ़ायदा है कि पेस्ट भी कंट्रोल होता है। अगर आप यहाँ पे देखिए इमेज के अंदर कि ये इस प्लांट के अंदर अगर कोई पेस्ट लग गया है तो वो पेस्ट हो सकता है कि इन बाकी सारे क्रॉप के अंदर भी आ जाए, लेकिन वो पेस्ट यहाँ पे दूसरे जो टाइप के क्रॉप्स लगाए हुए हैं उनके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पेस्ट सिर्फ एक ही टाइप के लिए स्पेसिफिक होता है, एक ही टाइप के क्रॉप के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इस क्रॉप के अंदर अगर वो पेस्ट नहीं आएगा तो उसके हाई चांसेस है कि वो जो
दूसरी साइड के अंदर वो सेम टाइप के क्रॉप लगे हुए हैं उनके अंदर भी वो पेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं इंटर क्रॉपिंग के थ्रू। देन नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन और कुछ नहीं, बस एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे टाइप का क्रॉप को ग्रो करवाना होता है फील्ड के अंदर। आपने देखा होगा कि कई सारे फार्मर्स सिर्फ एक ही तरीके के क्रॉप ग्रो करवाते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने वीट ग्रो किया है तो वो नेक्स्ट टाइम भी वीट ही ग्रो करेंगे। ऐसा करने के बजाय अगर वो क्रॉप रोटेशन करें, यानी कि एक बार किसी और प्लांट को ग्रो करवाए तो उसके बाद उसके हार्वेस्ट के तुरंत बाद कोई और टाइप के प्लांट को ग्रो करवा दें और उसके हार्वेस्ट के बाद कोई तीसरे टाइप के प्लांट को ग्रो करवा दें, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं और पूरे साल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वीट लगाया तो वीट पूरे साल में सिर्फ 6 महीने के लिए लगते हैं, तो आपको वापस वीट लगाने के लिए और 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो उन 6 महीने के दौरान आप कोई और प्लांट को लगा दो तो आपके प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होंगे। तो ये सिंपल है क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे आपको फिगर के अंदर दिया है कि किसी एक सीज़न के अंदर आप गाजर, मूली या बीट इन तीनों में से कोई एक लगाओ, देन उसके नेक्स्ट सीज़न के अंदर आप टमाटर या आलू में से कुछ लगाओ, उसके बाद कोई दूसरे क्रॉप लगाओ। तो इस क्रॉप रोटेशन को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा फील्ड के अंदर। देन कम्स क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब जो भी क्रॉप हम लगा रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन भी करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फील्ड के अंदर क्रॉप्स के ऊपर कई सारे अलग अलग अटैक हो सकते हैं, जैसे कि वीड, इंसेक्ट या पेस्ट, देन डिसीजेज। इनके अटैक से हमें क्रॉप को बचाना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीड की, तो वीड क्या होता है? तो वीड अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे डिजायर्ड क्रॉप के साथ अपने आप ही उग जाते हैं फील्ड के अंदर। कॉमन एग्जांपल वीड्स के हैं जेंथियम, पार्थेनियम एंड साइपरनियस रोटुंडस। तो साइप्रेनियस रोटुंडस, पार्थेनियस जिसे हम गाजर घासी बोलते हैं, देन जैंथियम, ये सबको आपने कॉमनली देखा होगा। जो लोग गांव वाले इलाके में रहते हैं उन्होंने तो डेफिनेटली इन्हें देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वीड है जो क्रॉप के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन वीड से भी हमें निजात पाना होता है। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा जो क्रॉप है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि ये वीड हमारे क्रॉप के बाजू में ही ग्रो करते हैं और उनका जो भी न्यूट्रिएंट है वो खींचते रहते हैं। तो हमारे जो डिज़ायर्ड क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, फिर उसको प्रॉपर स्पेस और लाइट भी नहीं मिल पाएगा, तो जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन कम होगा। अब नेक्स्ट है इंसेक्ट। तो प्लांट के ऊपर कई अलग अलग टाइप के पेस्ट देखने को मिलते हैं और वो पेस्ट 3 तरीके से प्लांट के ऊपर लग सकते हैं। पहला है दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। वो रूट, स्टेम या लीफ, इन तीनों में से किसी को भी पूरा खा ही जाते हैं। यहाँ पे आप इमेज के अंदर भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे लीफ को खा रहे हैं इंसेक्ट्स, और यहाँ पे भी दूसरी इमेज के अंदर भी आप देख पा रहे हो। देन दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट के ऊपर चिपक जाते हैं और वो प्लांट के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट वो खींचते रहते हैं। दे सक द सेल सैप, यानी कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली वो खींचते हैं प्लांट के थ्रू ही। देन दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। तो वो तीसरा तरीका ये अपनाते हैं कि वो स्टेम या फिर रूट के अंदर पूरे घुस जाते हैं और फिर अंदर से उनको खाते हैं। दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। तो ये जो पेस्ट हैं ये क्रॉप की हेल्थ को ख़राब करते हैं और हमारे प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। देन डिसीजेज इन प्लांट्स आर कॉज बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस। दिस पैथोजन कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। तो सॉइल के अंदर, एयर के अंदर और वाटर के अंदर कई सारे अलग अलग पैथोजेंस हो सकते हैं जिनसे प्लांट के ऊपर अटैक होता है। वो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस, कोई भी अटैक हो सकता है प्लांट के ऊपर। इस इमेज के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बैक्टीरियल एंड फंगल इफेक्ट हुआ है प्लांट के ऊपर। देन केमिकल मेथड्स फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे केमिकल मेथड कुछ होते हैं जो प्लांट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड के अंदर होते हैं पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। तो इनकी मदद से हम लोग पेस्ट, फिर हर्बिसाइड्स, वो दवाइयाँ होती है जो इन वीड्स के ऊपर लगती है, उन्हें हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं। देन इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को मारती है। देन फंगिसाइड्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो फंगस को मारती हैं, उसे हम फंगिसाइड्स बोलेंगे। दिस केमिकल आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज फॉर ट्रीटिंग सॉइल एंड सीड्स। तो ये जो केमिकल्स होते हैं हमें क्रॉप के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे करने होते हैं, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हो, और वो सीड या फिर सॉइल के ऊपर भी डाले जा सकते हैं डायरेक्टली। However, excessive use of these chemicals create problem since they can be poisonous to many plants and animal species and cause environmental pollution.
लेकिन ये जो केमिकल वाला तरीका है ये कई बार बहुत हार्मफुल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो फिगर के अंदर एक इंसान जो इसके ऊपर स्प्रे कर रहा है, उसने भी कितनी गियर पहन रखी है, पूरी पीपीई किट पहन रखी है, जिससे वो प्रोटेक्शन ले रहा है। तो इसका एक्सेसिव अगर हम यूज़ करेंगे तो जो भी ज़रूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे सॉइल के अंदर वो भी मर जाएंगे, और ऊपर से जो हमारी हेल्थ पे जो नुकसान होगा वो और भी ज़्यादा होगा। देन कम्स ऑर्गेनिक मेथड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। कुछ ऑर्गेनिक तरीके भी है जिनसे हम प्लांट को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। वीड कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूड्स मैकेनिकल रिमूवल। तो वीड को हम अगर मैकेनिकल यानी हाथ से रिमूव करें तो वो भी एक तरीका हो सकता है वीड को निकालने का। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि ये लोग सारे वीड निकाल रहे फील्ड के अंदर से। देन प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, timely sowing of crop, intercropping and crop rotation also help in weed control। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम वीड से निजात पा सकते हैं। Some other preventive measures against pests are the use of resistant varieties and summer plowing। तो और भी तरीके हैं जिनसे हम प्लांट को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, और वो है कि एक रेजिस्टेंट क्वालिटी वाला प्लांट लगाना जो कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से रेजिस्ट कर सके खुद ब खुद ही। और दूसरा तरीका है कि समर प्लॉगिंग, यानी कि समर के अंदर आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि समर के अंदर वो लोग पूरे पूरे खेत को प्लॉ कर देते हैं और ऐसे ही उनके रख के रखते हैं, जिस वजह से जो हाई हीट होती है समर के अंदर, उस वजह से जो भी पेस्ट होते हैं या फंगीसाइड्स होते हैं वो मर जाते हैं इसके अंदर। और इसके बाद अगर हम क्रॉप को लगा रहे हैं तो उसके अंदर हाई चांसेस है कि पेस्ट और फंगस का अटैक कम होगा। देन कम्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हमने एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट तो ले लिया, फिर उसके अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा कर लिया न्यूट्रिएंट्स और फूड दे के। उसके बाद उसका हमने अच्छी तरीके से ख्याल भी रखा, यानी कि वीड देन इंसेक्ट्स और इन सब से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा हमने। लेकिन अगर हम स्टोरेज के समय पे कोई गलती कर देते हैं तो भी हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है। तो स्टोरेज कैसे इफेक्ट कर सकता है ग्रेन्स के ऊपर, ही हम देखते हैं। Storage losses in agriculture produce can be very high. Factors responsible for such loss are biotic and abiotic. This factor causes degradation in quality, loss of weight, poor germinability, discoloration of produce, all leads to poor marketability। तो जब हम स्टोर करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, तो उसे हमें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर उस प्रोडक्शन को ख़राब कर सकते हैं। बायोटिक के अंदर इंसेक्ट्स, रोडेंट्स यानी कि चूहे और ये सब, देन फंगस, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये सब हमारे प्रोडक्शन को ख़राब कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ एबायोटिक जैसे कि टेम्परेचर हो गया, देन मॉइस्चर रह गया उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी क्रॉप ख़राब हो सकता है। क्रॉप ख़राब किस तरीके से होता है कि उसके अंदर डिसकलरेशन हो जाता है उसकी, यानी कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है हमारा उसके अंदर कलर ख़राब हो जाता है उसका। अगर आपने गेहूँ प्रोड्यूस किया है तो गेहूँ का जो एक सर्टेन कलर होता है, अगर वो ख़राब हो गया कलर, तो उसकी मार्केटेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, कोई भी उसे खरीदेगा नहीं। देन पुअर जर्मिनेशन, उस सीड की जो जर्मिनेशन कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि सीड वापस जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। दीज लॉसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस before storage, proper drying of produce first in sunlight and then in shade, and fumigation using chemicals that can kill pests। जब भी हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तब ऐसे तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं जिससे स्टोर्ड ग्रेन के अंदर कम से कम नुकसान पहुंचे। तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि जो ग्रेन्स को हम स्टोर करने वाले हैं उन्हें हम पहले सनलाइट के अंदर रखेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद शेड के अंदर भी उसे रखेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर पेस्ट होने के चांसेस कम होंगे। देन जो भी जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं उस जगह को अच्छी तरीके से फ्यूमिगेट कराना। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम स्टोर्ड ग्रेन को बचा सकते हैं ख़राब होने से। यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि जो भी ग्रेन को यहाँ पे स्टोर किया है, यहाँ पे आलू का एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे आलू पानी की वजह से भी ख़राब हो सकता है। देन कोई भी चूहे या चिड़िया भी उसे ख़राब कर सकती है। देन अगर मॉइस्चर रह गया वहाँ पे तो उस वजह से भी ख़राब हो सकता है। देन माइट्स एंड इंसेक्ट्स उसको खा सकते हैं। देन वहाँ पे स्टोरेज के अंदर ये पड़े पड़े वो जर्मिनेट हो सकते हैं। देन फंगस भी उसके ऊपर लग सकती है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे एक ग्रेन ख़राब हो जाते हैं और
हमें इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं जिससे हम ग्रेन को स्टोर कर सकें और हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ेंगे।